निवारण संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की भी मोहर। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया चर्चा का जवाब। पेपर लीक और संगठित परीक्षा धांधली रोकने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की सख्त सजा के प्रावधान। अपमान निवारण संशोधन विधेयक पर संसद की मोहर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के लिए दंड का प्रावधान करने से जुड़ा बिल लोकसभा से पारित। देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच सत्र में पहली बार चला शून्यकाल और प्रश्नकाल। लोकसभा में गतिरोध के कारण कार्रवाई कई बार स्थगित। छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अवरोध। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। इसके अलावा विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से मंत्री के वक्तव्य सभा के पटल पर रखे गए। मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरकार से इसके समाधान की भी मांग की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में हासीमारा एयरपोर्ट से सिविल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के काम में तेजी लाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बतलपुर चीनी मिल को फिर से चालू करने की मांग की गई। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की मांग की गई। असम की बराक घाटी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की मांग की गई। सिक्किम में घटती याक आबादी के लिए संरक्षण कार्यक्रम की जरूरत बताई गई। बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि देश भर के मेट्रो नेटवर्क में चलने वाला वन नेशन वन मेट्रो कार्ड शुरू किया जाना चाहिए। अभी देश भर के अलग अलग मेट्रो नेटवर्क के लिए अलग अलग मेट्रो कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। देश में मेट्रो स्मार्ट कार्ड मेट्रो स्मार्ट कार्ड जारी होते हैं। कैसी व्यवस्था है? आज हर नया मेट्रो शहर अपना अलग अलग प्लास्टिक कार्ड जारी करता है। दिल्ली का कार्ड बेंगलोर में नहीं चलता है, बेंगलुरु का कार्ड भोपाल में नहीं चलता है, और हर शहर नया कार्ड, नई राशि, नई व्यवस्था, यह नागरिकों के लिए भी असुविधाजनक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए मैं सरकार से आपके समक्ष एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रस्ताव रखना चाहता हूं। वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड, अर्थात एक ऐसा नेशनल डिजिटल अकाउंट बेस्ड मेट्रो कार्ड जो पूरे देश में सभी मेट्रो नेटवर्क पर काम करे। यह भौतिक प्लास्टिक कार्ड से नहीं बल्कि नागरिक के मोबाइल से जुड़ा हो, जिससे उसका पूरा बैलेंस भी उसका उपयोग किया जा सके। महोदय, मैं 3 प्रमुख कारण इसके आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, एनवायरमेंटल। अगर आप देखें कि एक मेट्रो कार्ड बनाने में, क्योंकि इसके अंदर चिप और एंटीना लगा होता है, तो इसकी रिसाइकलिंग भी संभव नहीं है। इसके कारण लगभग अगर प्रति कार्ड देखें तो 150 ग्राम से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। इसलिए प्लास्टिक कार्ड जारी करना पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित नहीं है। सिटीजन इंटरेस्ट और कंज्यूमर राइट्स, आज यदि किसी व्यक्ति का मेट्रो कार्ड खो जाए तो उस कार्ड में पूरी जमा राशि भी चली जाती है, न केवल यह कार्ड ब्लॉक करने की। आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूँगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी ILO ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है।
और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य। पेपर लीक से संबंधित विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस बलों द्वारा लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। चर्चा के दौरान जहां विपक्ष ने इसे निरर्थक प्रयास बताते हुए कहा कि इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला, वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि ऐसे विधेयक में ऐसे सख्त और पुख्ता प्रावधान किए गए हैं जिनसे पेपर लीक की समस्या पर अंकुश लगेगा। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मुद्दा देश के हर परिवार से जुड़ा विषय है। मैनेजमेंट कोटा खत्म कर प्रधानमंत्री ने मेडिकल शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया। हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की 2 महीने में प्रोसीजर है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है, BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। कानून कितने भी बनाएंगे, SOPs तो आज भी हैं, SOP नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन SOP के में कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पूरी प्रणाली में इस प्रकार की मतलब गलत वारदातों को होने के लिए ये इस तरह की हालात बनाए। और इसी वजह से जो पिछले कुछ दिनों की जो वारदातें हैं, अगर आपको दुख हुआ है, वेदना हुई है, तो सरकार को नहीं हुई, ऐसा क्यों हम समझते हैं? प्रधानमंत्री जी इसके बारे में संवेदनशील नहीं रहे हैं या सरकार संवेदनशील नहीं है, ये हम लोगों को सोचना ही गलत है। और इसीलिए ये कानून भी और उसके बीच में जो सरकार ने एक बड़ी समिति बनाई है, वो समिति यही चीजों को दुरुस्त करने के लिए, ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। और जो बहुत सारे जो यहाँ पर सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है, लोकसभा में रखी है, निश्चित वो कमेटी जब अपनी एक नए जो फॉर्मूला बनाएगी, जिस तरह से परीक्षाएं होनी चाहिए, तो ये सारी बातों का उसमें समावेश जरूर होगा। ये प्रश्न पत्र लीक की समस्या नई नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर और अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएं सामने में आई है और इसका सबसे बड़ा कीमत विद्यार्थी चुकाता रहा है। इसलिए यह किसी एक सरकार, किसी एक दल की विफलता का प्रश्न नहीं है, यह एक राष्ट्रीय चुनौती है और उसका समाधान भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही खोजा जाना चाहिए। आज परीक्षा माफिया तकनीक, धन और संगठित नेटवर्क के सहारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और यदि हम इसे केवल प्रशासनिक समस्या मानकर छोड़ दें तो हम अपने जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। सर, इसके साथ साथ I must commend the government for acting decisively. The examination conducted on May 3rd was cancelled. The matter was handed over to the CBI. As the minister has rightly pointed out, searches were conducted across 49 locations. 13 accused were arrested and recently charge sheeted. A nationwide re-examination was then conducted for 20 lakh students across 5,500 centers in 551 cities in India and 14 cities abroad. 7 lakh officials and personnel were mobilized, and the entire exercise was completed within a period of just 37 days. More than 11 lakh candidates qualified, and what's very, very important and critical, the results were declared in time to protect the counseling and medical admission calendar. Sir, these actions, regardless of political differences, they deserve acknowledgement. Whatever anyone may say, these are not signs of abdicating responsibility
these are clearly signs of decisive action for which I praise this government. हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई। If you go for the reforms as early as in 2014 in his Independence Day address, Prime Minister Modi called for abolition of interviews in government appointments. So that was the first major reform as far as our examination systems for recruitment and higher education admission were concerned. And therefore, there was a level playing field given. There were earlier complaints about a child getting 100 marks in written, being not given enough marks in interview in order to favor someone else by way of nepotism, favoritism, etc. Modular online application portal has been introduced. Verification of number of attempts in civil services, other exams has been introduced. Face authentication has been introduced. Provisional answer keys are being provided by the UPSC and SSC. And candidate help desks are there. And very recently the UPSC has also. And this bill does not cover only NTA. It also covers, as I said in the morning, but I think I was not taken very seriously. It also covers UPSC, it also covers SSC, it also covers Railway Recruitment Board, and it also covers banking services. And therefore, the Pratibha Setu, we have been so sensitive. Many of those children or many of those youth who make up to the second step of the civil service examination, the final examination, but in an interview by just a stroke of luck, they don't make it. They are as good as those who have already made it into IAS or IRS. For them, we last year set up Pratibha Setu so that they can be accessed by PSUs, private companies. Already 335 private companies have registered on this portal. And in fact, we are the initiation of the NTA improvement has already been taken over. The task force that I mentioned in the morning, headed by Mr. Nilkani, is actually tasked with this. And what I was going to say now is going to answer what you said. Some of the suggestions have been made, like referring to so-called coaching industry and how to bring more transparency, etc., etc. So I would like to mention over here that that is precisely the agenda for which this committee has been constituted. And these suggestions are welcome. The suggestions would be taken from any citizen of the country, all the stakeholders, and even from others. And therefore, in the end, so in the end, the issue is so vast and so serious, Chairman, sir, that it can't be left to government alone. The government is already doing its bit, it will continue to do. We call for cooperation from all sections of society, from individual citizens, for families, for even the parents of the children. We are open to receive the suggestions. We are proceeding with an open mind, and we are not only ready to walk the talk, we are in fact ready to walk an extra mile. 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री तोखन साहू जी। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ।
सदस्य सुश्री बांसुरी स्वराज जी। Honorable Ma'am, I wish to present the 14th and the 15th report, English and Hindi versions of the Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. 3 बार स्थगन के बाद 3:30 पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने अवरोध शुरू किया। पीठासीन संध्या राय ने शोर शराबे के बीच बिल को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के समक्ष रखा। डीएमके की के कनिमोझी ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये संघवाद के खिलाफ है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है ताकि लोग बिना किसी बाधा के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान दिखा सकें। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये केवल विधायी संशोधन नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान के प्रति सबकी प्रतिबद्धता है। माननीय अध्यक्षा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण बिल पे आज मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक कोई साधारण विधेयक नहीं है। नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के याद में 150वीं वर्षगांठ जो भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रही है, उसमें इसी सदन में वंदे मातरम पे सघन चर्चा भी हुआ और आज इसी सदन में वंदे मातरम को किस प्रकार से एक कानूनन संरक्षण दिया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके ताकि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे संस्थाओं में हमारे भारत के लोग बिना किसी बाधा के राष्ट्रगान के प्रति एवं राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखा सके। आज इसका एक बहुत बड़ा दिन, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इतने बड़े बिल पे चर्चा हो रही है तो आप हाउस की परिस्थिति देखिए। जो राष्ट्र को समझ नहीं रहे हैं वो आज यहाँ आवाज कर रहे हैं। महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आश्वासन था, यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। महोदय, 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्र गान को जो सम्मान मिला है, उसी प्रकार के सम्मान देने की बात 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महोदय विचार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जब इसकी रचना कर रहे थे तो उस ऋषि ने कहा कि मैं वंदे मातरम के प्रभाव को देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन एक समय आएगा इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदया, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत की होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के जरिए एक अपराजय वैश्विक शक्ति एवं विश्व गुरु बनेगा।
स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसे पूरा कर रहे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। यानी एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से संपूर्ण वंदे मातरम का गायन कराया था। इस प्रकार हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस का शुभ आरंभ हुआ था। महोदय चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और खुदीराम बोस जब अपनी शहादत दे रहे थे तो उनके ओठों पर वंदे मातरम की गूंज थी। महोदय, मैं माननीय सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत को और अधिक सुदृढ़ करने की कृपा करें। महोदय, राज्यसभा में भी इस पर काफी चर्चा हुई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होते ही कांग्रेस सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और शोरगुल करने लगे। वो सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कल बिल पर चर्चा में अपना वक्तव्य पूरा न करने देने के विरोध में अवरोध कर रहे थे। अध्यक्ष ओम बिरला ने अवरोध कर रहे सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, वे सदन की कार्यवाही चलाने में उनका सहयोग करें। उनकी अपील का शोरगुल कर रहे कांग्रेस सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है। मैंने ये सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वापस भेजें। माननीय सदस्यगण, प्लीज कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें। आप प्लीज सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, आप सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचे। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। इतने महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई। विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अवरोध करने लगे, जिसके कारण पीठासीन संध्या राय ने 1 मिनट में ही कार्यवाही 3:30 तक के लिए फिर से स्थगित कर दी। 3:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सदन ने शोर शराबे के बीच राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक के ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।